एक्सप्लेन किया था, और पोटेंशियल की भी बात की थी। पोटेंशियल के लिए मैंने ऐसे बताया था कि क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनसाइड ई इज जीरो, तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं है, बट इट रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे याद है ये? अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अंदर पोटेंशियल कितना रहता है, यहां पे मैंने बताया था, पोटेंशियल इनसाइड एट एवरी पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन व्हाट, सरफेस। इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है, विच इज के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये जो के है, के भी मैंने बताया था, ये जो के है ना, इट इज 1/4πε0। आउटसाइड के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। आउटसाइड के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां तक किया था। अब देखो हमने जो ई फाइंड आउट किया, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड हमने फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमने फाइंड किया था, ये फॉर्मूला थी उसकी। ये देखो, के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, दिख रहा है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है ई आउटसाइड के लिए। उसी को हम लोग अगर सिग्मा के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं, ई आउटसाइड को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फीयर, चार्ज पर एरिया। सिग्मा के टर्म्स में ये आती है। ये फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, ये वाली, तो चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स प्रूव दिस फॉर्मूला। इसको मैं प्रूफ करके दे देता हूं। सी, इमेजिन एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर लाइक दिस। इसका रेडियस आर है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है, और इसका जो डेंसिटी है, चार्ज का डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। सिग्मा जो है, इट्स अ चार्ज डेंसिटी। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया। ये देखिए, चार्ज क्यू और ये स्फीयर की एरिया ले लो, 4π कैपिटल आर स्क्वायर। ये होता है सिग्मा। दिस इज नथिंग बट सिग्मा। ओके, इजी। सो क्यू जो है, क्यू इज अ चार्ज ऑन दिस। क्यू को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स 4π आर स्क्वायर। क्यू को ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स 4π आर स्क्वायर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फाइंड करेंगे, सो इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। के की वैल्यू ये होती है 1/4πε0। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। स्मॉल क्यू का वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे निकाला है, ये वाली स्मॉल क्यू का वैल्यू ये है सिग्मा टाइम्स 4π कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, 4π कट हो जाएगा दोनों साइड से। बाकी देखो यही आया ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखो, तो ये ई की फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो ऐसा कुछ आपको करना है, ठीक है? क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो अभी। क्लियर? ओके, सो ये मैंने आपको देखो ये पूरी पॉइंट समझा दी यहाँ पे। तो रिमेंबर दीज थिंग्स फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये चीजें याद रखो। सी, क्लियर विद दिस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी लेट्स गो फर्दर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग। ये देखिए रिंग है, ये दिस रिंग जिसके बाद चार्ज गिवन है क्यू। ओके, P is a P पॉइंट, देखो P is a point on the axis of this ring। P पॉइंट एक्सिस पर है। P पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल on the axis of the ring, potential at P point is given by this formula, KQ divided by Z।
K वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन Z. Z ये डिस्टेंस लेना है, ये Z है, देख रहे हैं? Z is like a distance from the topmost point of the ring to the P point. Don't worry, ये फॉर्मूला में डिराइव करके बताता हूँ कैसे आती है. I will derive for you. KQ by Z, ये देखो ये फॉर्मूला. It's a potential at point P. अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, here in the diagram if you apply Pythagoras theorem, Z को ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स ये डिस्टेंस है, x is the distance of the P point from the ring. x के टर्म्स में लिखना है तो z को ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये z का वैल्यू तुमने यहाँ पे डाल दिया तो ये अल्टीमेटली फॉर्मूला बनेगी पोटेंशियल की. दिस फॉर्मूला विल गेट. अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे आई फॉर्मूला. ठीक है, बहुत सिंपल है, डोंट वरी. चलो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ. We want to find out the potential due to ring. बराबर, ये चीज निकालनी है ना. ठीक है, तो पहले ये करने से पहले आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए. सपोज ये अगर एक पॉइंट चार्ज है, टेल मी वन थिंग. सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है Q. इस पॉइंट चार्ज से एट ए डिस्टेंस R यहां पर पोटेंशियल कितना होता है बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज. How much is potential here? It is K Q by R. ये तो मालूम है ना. ये मालूम है तो हम लोग अभी पोटेंशियल ड्यू टू रिंग निकाल सकते हैं. देखो सपोज ये रिंग है, दिस इज एक्सिस ऑफ द रिंग. रिंग के ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज है लाइक दिस. यहां पर एक पॉइंट है P, एक्स डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस मैंने कितना बताया था, Z बताया था. डायग्राम देखो सबसे पहले. अब हम लोग क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल एट पॉइंट P. स्टूडेंट अपना एम याद रखो, आपको P पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है. देखो कैसे करेंगे. ये जो पूरा रिंग है ना, assuming that this ring is divided into small pieces. पूरी रिंग को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है ऐसा अज्यूम करेंगे. ठीक है, एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में. अब यहां पर देखो, मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है, ध्यान से देखो इसको. दिख रहा है क्या, ये छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने, इसका नाम है डी. इसके ऊपर चार्ज है DQ. ठीक है, और ये जो एलिमेंट मैंने लिया ना, ऐसे ही पूरा जो रिंग है, पूरी रिंग को भी छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइडेड है ऐसा. ये देखो, द एंटायर रिंग इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स. अब देखो ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, कितना चार्ज है इसके ऊपर, DQ. तो जो DQ है ना, इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं ना. आई कैन बिलीव दैट दिस DQ इज व्हाट, पॉइंट चार्ज. समझ में आ रहा है. हाँ, सो सिर्फ इस DQ की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द DQ, यहां पर P पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा, ये देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P because of just DQ charge, it is given by this formula. K DQ लेंगे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस तो Z है ना दोनों के बीच में. तो मैंने यही फॉर्मूला लगाई है, देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की. इसको पॉइंट चार्ज अज्यूम करो DQ को, ये हो गया. अब ऐसे बाकी सारे भी तो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस है ना. यहाँ पे पूरा रिंग जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइडेड है ना. पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट, ये देखो ये भी Z होगा. ऐसे सारे एलिमेंट्स जो है ना, ऑल दीज एलिमेंट्स आर एट अ Z डिस्टेंस फ्रॉम द P पॉइंट. टोटल पोटेंशियल ऐसे मिलेगा इंटीग्रेट करके. K और Z बाहर आ जाएंगे बिकॉज दे आर कांस्टेंट. Z इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स. इंटीग्रेशन ऑफ DQ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DQ विल बी Q. आ गई फॉर्मूला, यही तो बताई थी मैंने फॉर्मूला. देखो एक स्टेप में आ गई, जस्ट वन स्टेप. अगर आपको ये मालूम है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये हो गया क्लियर. सो मैं ऐसे ही कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, जो फॉर्मूला आप चाहिए डिराइव कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग.
क्लियर? ये पूरा देख लो। अब इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, देन आई विल गो फर्दर। क्लियर? ओके, चलो सर एक डाउट था बोलो। सर, वो जो इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर के केस में जो हम लोग ने लैम्डा लिया था, उसमें जो क्यू बाय एल था, और उसमें जो क्यू है वो पूरे के पूरे ये इनफाइनाइट चार्ज नहीं है वो। चार्ज एल नहीं क्या, है। एक बार आपने बोला लैम्बडा जो है वो क्यू अपॉन एल था, ठीक है। एल क्या है इसमें वो बताओ। एल वो उसका गॉसियन जो सिलेंडर लिया था उसका लेंथ था। एल लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर है, नो डाउट, बट गॉसियन सिलेंडर के अंदर जितना वो रियल सिलेंडर फंस गया था, गॉसियन सिलेंडर के अंदर एक रियल सिलेंडर भी तो आ गया था ना अंदर। तो जितना रियल सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर के अंदर जो रियल सिलेंडर आ गया था, उसका लेंथ भी एल था ना। रियल सिलेंडर के ऊपर क्यू चार्ज था। ठीक, मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। ये देखो, ये इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, इसकी लेंथ तो मैं पता नहीं लगा सकता, इसकी लेंथ हम लोग नहीं पता लगा सकते। इस पे कितना चार्ज है वो भी मालूम नहीं चल सकता, क्योंकि इनफाइनाइट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है, ये देखो ऐसे। ये हमने गॉसियन सिलेंडर बनाया है इसे। अब आप बोल रहे हो कि गॉसियन सिलेंडर की लेंथ एल है, ये देखो बिल्कुल सही है। तो एक बात, रियल सिलेंडर की लेंथ जो इस गॉसियन के अंदर ट्रैप हो गया है, गॉसियन के अंदर जो रियल सिलेंडर ट्रैप हो गया है, उतना रियल सिलेंडर की लेंथ भी तो एल होगी ना। हाँ उसके ऊपर जो चार्ज है ना, खाली उतने पोर्शन के ऊपर जो अंदर ट्रैप हो गया है, जो अंदर ट्रैप हो गया है, उसके ऊपर जो रियल सिलेंडर ट्रैप हुआ है उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। तो क्यू चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एल मीटर ऑफ द रियल सिलेंडर। क्यू चार्ज प्रेजेंट है एल मीटर के ऊपर ऑन द रियल सिलेंडर, इसलिए क्यू बाय एल विल बी द लैम्बडा ऑफ दैट रियल सिलेंडर। हाँ, अब क्या डाउट है बोलो। सर, वही डाउट था कि वो जो क्यू था वो पूरे इस पर चार्ज था कि ये नहीं नहीं, एल लेंथ पर चार्ज। देखो जितना तुम क्यू अपॉन एल ले रहे हो ना, तो जो एल लिया है उसी के ऊपर क्यू रहेगा। क्यू पूरे लेंथ पे कैसे ले सकते हैं? सर आपने एक बार बताया था ना कि वो पूरा लेंथ और चार्ज लेंगे तो फिर वो यूनिट लेंथ पर चार्ज निकलता है, इसलिए थोड़ा हाँ, तो अगर कंफ्यूज। तुम ये सिलेंडर की पूरी चार्ज लोगे, इस पूरे सिलेंडर पे जितना पूरा चार्ज है वो लोगे, तो लेंथ भी पूरे सिलेंडर की लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम चार्ज ले रहे हो, चार्ज ऑन सम फाइनाइट पोर्शन, तो लेंथ ऑफ दैट फाइनाइट पोर्शन ही लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, क्लियर? यस। स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर है, ये जो मैंने पूरा कराया। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। आई होप ये क्लियर है। इसके साथ देखो आपका चैप्टर खत्म हुआ है। इस चैप्टर में और कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं है, उसके बाद कैपेसिटर्स में जाना है अभी। वी नीड टू गो टू कैपेसिटर्स, दैट इज ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही सब है, ठीक है। अब बिफोर आई प्रोसीड टू द कैपेसिटर पार्ट, अब मैं कैपेसिटर पे जाऊंगा। उस पे जाने से पहले ना, लेट्स ट्राई वन न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक्स। ये जो अभी लास्ट टॉपिक किया ना, ये स्फीयर, इसके ऊपर एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लुक एट दिस। ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। दिस इज अनदर स्फीयर सराउंडिंग इट। इसके बाद एक और स्फीयर ले लेते हैं, लाइक दिस। तो तीन स्फीयर्स है। अंदर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस है आर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्फीयर है उसका रेडियस है 2r। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्फीयर है उसका रेडियस है 3r। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि जो इनर मोस्ट स्फीयर है ना, सी द इनर मोस्ट स्फीयर,
उसको हमने चार्ज दिया है Q, इनर मोस्ट स्फीयर को हमने चार्ज दे दिया Q, जो आउटर मोस्ट स्फीयर है, आउटर मोस्ट स्फीयर, उसको हमने चार्ज दिया है 2Q, इनर मोस्ट को चार्ज Q दिया है, आउटर मोस्ट को चार्ज 2Q दिया है। मिडिल जो स्फीयर है, मिडिल स्फीयर को चार्ज हमने नहीं दिया है, वी आर नॉट गिवन एनी चार्ज टू द मिडिल स्फीयर, लेकिन मिडिल स्फीयर को अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग ऐसे। स्टूडेंट ये टिपिकली नीट और जेई लेवल का क्वेश्चन है, नीट और जेई एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो जेई या नीट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इजी, ये यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो देखो ये अर्थिंग कर दिया इसको, अर्थिंग आपको याद होगा, अर्थिंग मतलब कनेक्टेड विद अर्थ, मिडिल स्फीयर अर्थिंग किया है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अर्थिंग करने के बाद हाउ मच चार्ज will appear, how much charge will appear on each face of these spheres. देखो 3 स्फीयर्स है ना, हर एक स्फीयर को एक इनर सरफेस होती है और एक आउटर सरफेस होती है। एवरी स्फीयर हैज अ इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। तो 3 स्फीयर है ना, टोटल 6 सरफेसेस होंगी, देयर आर 6 सरफेसेस। तो ये जो 6 सरफेसेस हैं, सबके ऊपर कितना कितना चार्ज अपीयर होगा वो फाइंड करना है। फाइंड द चार्ज दैट विल अपीयर ऑन ईच फेस, इनर फेस एंड आउटर फेस ऑफ दीज स्फीयर्स। क्वेश्चन समझा? तो चलो एक काम करते हैं, पहले ये जो इनर फेस और आउटर फेस है ये स्फीयर्स के, उनको नाम दे देते हैं। देखो द इनर फेस ऑफ द इनर मोस्ट स्फीयर, वापस सुनो, इनर फेस ऑफ इनर मोस्ट स्फीयर इज लेट्स से ए, उसके बाद आउटर फेस इज बी, मिडिल स्फीयर का जो मिडिल स्फीयर है उसका इनर फेस इज सी, आउटर फेस इज डी, और जो सबसे बाहर वाला स्फीयर है उसके फेसेस हैं ई एंड एफ। ध्यान से ये देखो, ए बी सी डी ई एफ, इनको देखो, दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 हो गए। इन सब पे चार्ज निकालना है। क्वेश्चन समझा? तो पहले भी डायग्राम वगैरह नोट कर लो, क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन किया है कि आपको लगेगा कि कर सकते हो ये खुद? कभी ऐसा किया है क्वेश्चन? यस या नो बोल सकते हो ना, कि वो भी नहीं बोल? सर शायद आपने ऐसा एक बार करवाया था ऐसा सम। ठीक है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि आप खुद कर पाओगे ऐसा? नहीं ना? नहीं। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व फॉर यू। मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना अभी। सी, सबसे पहले ना इनर मोस्ट स्फीयर की बात कर लेते हैं। पहले इनर मोस्ट से चालू करो। पहले ये देखो, सपोज ये इनर मोस्ट स्फीयर है ऐसा, ये इसकी थिकनेस है। अब देखो इनर मोस्ट स्फीयर को है ना, आप लोग ने चार्ज दिया है Q, देखो Q चार्ज हमने दिया है। अब आपको याद होगा चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, चार्ज अंदर नहीं जाता है, याद है? उस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे ना, चार्ज यहां पे रहेगा, ये जो Q चार्ज है वो बाहर रहेगा ना, अंदर नहीं जाता है। सो हाउ मच विल बी चार्ज ऑन द इनर फेस ऑफ दिस इनर स्फीयर? 0। और तो क्योंकि तुमने टोटल चार्ज उसको Q दिया है, Q टोटल चार्ज दिया ना, तो वो चार्ज कहां पे रहेगा? बाहर की सरफेस पे रहेगा। तो देखो ये जो अंदर की सरफेस था उसका नाम मैंने ए दिया हुआ है, ए सरफेस पे ये देखो 0 चार्ज है, और बी सरफेस पे इतना चार्ज आएगा, कितना? Q। देखो मैंने प्रूफ किया था कल भी कि अंदर चार्ज 0 जाता है, गॉस लॉ से प्रूफ किया था, ठीक है। फिर भी एक बार वापस प्रूफ कर रहा हूं कि अंदर चार्ज 0 कैसे होगा, फिर से एक बार प्रूफ करके दिखाता हूं।
but this would be last time, huh? See, सपोज ये जो है ना मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो ये इनर मोस्ट स्फीयर है, ध्यान से देखना, इट्स इनर मोस्ट स्फीयर। अब इस स्फीयर की थोड़ी थिकनेस तो रहेगी ना, एवरी स्फीयर हैज सम से थिकनेस। ये देखो, ये थिकनेस है इसकी, ये इसकी थिकनेस है, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम पॉइंट ले ले, यहाँ पे एक पॉइंट ले, ये पॉइंट कहाँ लिए? ये पॉइंट मैंने मेटल के अंदर लिए, थिकनेस के अंदर लिए ये पॉइंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इधर 0 है। अब ये देखो मैंने ये बनाया, ये गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाई ना, देखो डॉटेड लाइन बनाई है, दिख रहा है? इस गॉसियन सरफेस पे, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन स्फीयर है ये। इस पे E0 है एवरी पॉइंट, ऑन एवरी पॉइंट E0। ये हर पॉइंट पे देखो, ये देखो हर पॉइंट पे E0, ठीक है। तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं, total flux which are passing through Gaussian surface, total flux, it's given by this formula, Q inside the Gaussian sphere divided by epsilon 0। but total flux को ऐसे भी निकाल सकते हैं, E into small area dA इंटीग्रेशन, ये भी फ्लक्स की फॉर्मूला होती है। अब क्योंकि हर जगह पे E0 है, देखना यहाँ पे E0 होगा हर पॉइंट पे, E0 है, ये पूरा इंटीग्रेशन ही 0 आएगा फिर तो Q इनसाइड भी कितना आ रहा है? 0। तो याद रखो, जब भी आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओगे जहां पे E0 है, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए। जो भी आपने चार्ज दिया है Q, वो कहाँ रहेगा? वो बाहर की सरफेस पे रहेगा, गॉसियन स्फीयर के बाहर रहेगा। अब समझा? ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूं अभी, इनर मोस्ट स्फीयर पे ये चार्ज है 0, उसके बाहर जो चार्ज है वो है +Q। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स गो फर्दर। अब देखो इसको अभी आपने अर्थिंग की है ना, अर्थिंग की वजह से थोड़ी चेंजेस आती है। अर्थिंग मतलब ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो होता क्या है, जब कोई चीज अर्थ से कनेक्टेड होती है ना, अर्थ का पोटेंशियल 0 लिया जाता है। 0 इज द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो भी पोटेंशियल है ना, उसको हम लोग एज अ रेफरेंस 0 लेते हैं। तो क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू द अर्थ और फ्रॉम द अर्थ टू द स्फीयर। चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक इस स्फीयर का पोटेंशियल भी 0 ना हो जाए। पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर इज ऑल्सो टेकन एज 0, ठीक है। इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो 0 लिया जाएगा। अब देखो इस इनर मोस्ट स्फीयर पे कितना चार्ज है? +Q चार्ज है, राइट? ये देखो ऐसे। अब आते हैं इस स्फीयर पे, मिडिल स्फीयर पे। यहां पर अगर +Q चार्ज है ना, तो अगेन गॉस लॉ जो मैंने कराया था, गॉस लॉ से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे +Q चार्ज है ना, तो जो ये मिडिल स्फीयर की जो अंदर की सरफेस है, उस पर -Q चार्ज आएगा। यहां पर अगर +Q है ना, देखो यहाँ पे +Q लिया ना मैंने, तो यहां पे -Q अपीयर होगा, ऑपोजिट चार्ज। दिस कैन बी प्रूवन यूजिंग गॉस लॉ, -Q अपीयर होगा। अब ये जो मिडिल स्फीयर जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, इट इज नॉट आइसोलेटेड, अर्थ से कनेक्टेड है। तो अर्थ में से चार्जेस इसके ऊपर फ्लो हो सकते हैं, या स्फीयर के चार्जेस अर्थ में जा सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि मिडिल स्फीयर पे 0 चार्ज होना चाहिए फाइनली, आइसोलेटेड नहीं है वो। यहां पर -Q चार्ज आएगा, ये +Q है, इधर -Q आएगा। इट कैन बी प्रूवन यूजिंग गॉस लॉ। और सपोज बाहर की सरफेस पे कुछ भी ऐसे चार्ज, अननोन चार्ज है Q डैश आ गया। अब अगर देखो बाहर की सरफेस पे कितना चार्ज लिया मैंने, Q डैश अननोन है मेरे लिए, इट्स अननोन फॉर मी। बाहर की सरफेस पे Q डैश है ना, तो यहां की सरफेस पे -Q डैश आएगा। इट कैन बी प्रूवन, ये प्रूफ हो सकता है यूजिंग गॉस लॉ। इधर Q डैश तो इधर -Q डैश, ये गॉस लॉ से प्रूफ हो सकता है। अगेन जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी ना, आप बोलो, मैं उसको बाद में प्रूफ करके देता हूं।
ठीक है, क्यू डैश ये माइनस क्यू डैश होगा। तो नाउ ये वाली सरफेस बची, द आउटर मोस्ट सरफेस। एक बार बताओ, टोटल आपने चार्ज दिया कितना था इस सरफेस को? 2q चार्ज दिया था, राइट? 2q में से अंदर की सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू डैश आ गया। तो 2q में से अंदर की सरफेस पे कितना आ गया? माइनस क्यू डैश आ गया। तो बाहर की सरफेस पे पता है कितना चार्ज रहेगा? बाहर की सरफेस पे 2q माइनस ऑफ माइनस क्यू डैश। 2q में से माइनस क्यू डैश हटा दो, तो जो बाकी बचेगा वो चार्ज बाहर की सरफेस पे रहेगा। मतलब कितना रहेगा? 2q प्लस क्यू डैश हो जाएगा। इट्स अ चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। 2q चार्ज दिया था ना हमने, उसमें से माइनस क्यू डैश हटा दो, तो बाकी जो चार्ज बचा वो बाहर की सरफेस पे रहेगा, 2q प्लस क्यू डैश। पहला भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझो। इसमें एक खाली अननोन है, वन अननोन इज देयर, क्यू डैश। वो क्यू डैश ही हमको अभी निकालना है फाइनली। कुछ डाउट है तो बोलो अभी, कौन सी चीज आपको प्रूफ करनी, यू वांट अ प्रूफ ऑफ दैट थिंग, कुछ है तो बोलो। ए बी सी डी ई एफ ऐसे 6 सरफेसेस हैं, सबके ऊपर मैंने चार्ज बता दिया। अब इसमें कौन से चार्ज में आपको डिफिकल्टी आप बोल सकते हो? नथिंग। सर वो माइनस क्यों कैसे आया, वो बता दो एक बार। अच्छा, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू कैसे है वो चाहिए? हाँ सर। ठीक है, ठीक, एक डायग्राम ध्यान से देखा, दिख रहा है? हाँ, अब देखो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इनर मोस्ट स्फीयर है, इनर मोस्ट। इस पे तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये प्लस क्यू चार्ज होगा। अब ये है उसके बाद मिडिल स्फीयर, ये मिडिल वाला है, ये मिडिल वाला स्फीयर है। अब इसकी भी तो कुछ थिकनेस रहेगी ना, मिडिल स्फीयर की भी तो, ये इसकी थिकनेस है देखो, ये मेटल का बना हुआ है। अगेन यहां पर अगर मैं पॉइंट लूं, ये पॉइंट मैंने मेटल के अंदर लिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इस पे ई जीरो होना चाहिए यहां पे। ऐसे मैंने गॉसियन सरफेस बनाया देखो। सर सॉलिड स्फीयर है क्या? हाँ, नहीं हॉलो भी हो सकता है ना, लेकिन हॉलो स्फीयर भी कुछ तो थिकनेस रहेगी, थिकनेस होती नहीं है क्या उसको? सर अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो वो पूरा होगा ना, मतलब अंदर से बाहर तक होगा ना पूरा मेटल। नहीं, सॉलिड नहीं है, हॉलो है भाई। हॉलो स्फीयर है तभी इसके अंदर दूसरा स्फीयर रखा हुआ है ना, हॉलो है। हाँ ओके लेकिन सर। हॉलो स्फीयर की भी तो पतला सा उसको लेयर, मतलब थिकनेस तो होती है ना हॉलो स्फीयर को भी, हाँ हॉलो कुछ तो उसकी आउटर कवर तो होगा ना उस स्फीयर को, कवर की थिकनेस नहीं होगी क्या थोड़ी बहुत? तो यहां पर देखो मैंने ई जीरो लिया है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि अगर ऐसे ई जीरो है ना, चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस जीरो आता है, बराबर? इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है ये वाली, तो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन स्फीयर जीरो आता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसके अंदर चार्ज जीरो है, तो देखो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज है। अगर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू भी होना चाहिए ना, सो दैट टोटल चार्ज इज जीरो इनसाइड दिस स्फीयर। समझा क्या? नहीं सर। अरे थोड़ी देर पहले प्रूफ नहीं किया था कि अगर गॉसियन सरफेस पे एवरीवेयर ई जीरो है ना, यहाँ पे अगर ई जीरो है तो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन स्फीयर जीरो होता है। अभी इधर प्रूफ जो किया था ये वाला, हाँ प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो गया, हाँ सर। हाँ तो अगर अंदर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू भी होना चाहिए ना, तभी ओवरऑल जीरो होगा। दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, चलो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। देखो गॉसियन सरफेस पे ई जीरो है, ठीक है, तो फ्लक्स भी जीरो होने चाहिए। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे फ्लक्स कहां से जाएंगे? तो गॉसियन सरफेस से कितने फ्लक्स जाने चाहिए? जीरो। सो जो एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, वहां पे कितने फ्लक्स पास होने चाहिए वहां से? जीरो। जीरो। फ्लक्स जीरो होने चाहिए। अब देखो फ्लक्स जीरो कैसे होंगे? ये प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज से देखो इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती है ऐसे, तो अंदर माइनस क्यू चार्ज भी होना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज पे जाके वो लाइन टर्मिनेट हो जाएंगी। अगर माइनस क्यू नहीं होगा तो टर्मिनेट कैसे होंगी फिर? तो लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस क्यू, दे विल टर्मिनेट ऑन माइनस क्यू। तो ये लाइंस है ना आगे नहीं बढ़ेंगी,
इसलिए फिर लाइंस गॉसियन सरफेस से पास नहीं होंगी, इसलिए फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस 0 होगा। फिर समझा? हाँ सर, अभी समझा, थैंक यू सर। तो ऐसे याद रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू है ना, तो इस सरफेस पे माइनस क्यू आता है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्यू डैश लिया है, तो बाहर की सरफेस पे माइनस क्यू डैश लिया है, सेम लॉजिक से। क्लियर? हाँ। अब मैं स्टूडेंट ये डायग्राम आपको कुछ बनाना है तो बना लो इसमें। लास्ट अभी हमारा काम है ये क्यू डैश फाइंड करना, ठीक है। आई नीड टू फाइंड क्यू डैश। उसके लिए मैं ये लूंगा कि देखो अर्थिंग है ना, अर्थिंग की वजह से क्या हो जाएगा कि जो मिडिल स्फीयर है, मिडिल स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? 0। इस पॉइंट को मैं यूज करूंगा। चार्जेस लिख लो, जो भी मैंने लिखे हैं चार्जेस वो लिख लो। ओके। हाँ, अब देखो डायग्राम तुम्हारे सामने है। अब मैं डायग्राम आपको शो नहीं करूंगा, यू आर हैविंग डायग्राम विथ यू, उसी में से आप आंसर देना मुझे। हाँ, पोटेंशियल ऑन द मिडिल स्फीयर, पोटेंशियल ऑन द मिडिल स्फीयर कितना है? 0। क्यों ऐसा 0 है? क्योंकि उसको अर्थिंग किया हुआ है। जिस चीज को अर्थिंग की जाती है ना, उसका पोटेंशियल बिकम सेम एज पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। पोटेंशियल अल्टीमेटली 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल मिडिल स्फीयर पे ना, इसको ऐसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। पोटेंशियल ऑन द मिडिल स्फीयर विल बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इनर स्फीयर। पोटेंशियल विल बी देयर ड्यू टू इनर स्फीयर। उसके बाद पोटेंशियल मिडिल स्फीयर के ऊपर होगा बिकॉज ऑफ द आउटर स्फीयर ऑल्सो, ड्यू टू आउटर स्फीयर। ड्यू टू आउटर स्फीयर मतलब जो चार्ज है ना आउटर स्फीयर पे, द चार्ज विच इज ऑन द आउटर स्फीयर, उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। चार्ज जो इनर स्फीयर के ऊपर है, उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। एंड पोटेंशियल विल आल्सो बी देयर बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द मिडिल स्फीयर। ऐसा होता है, मतलब जहां जहां भी चार्ज है ना, उस चार्ज की वजह से वहां पे पोटेंशियल आएगा मिडिल स्फीयर पे, इक्वल टू 0। ये देखो, सबसे पहले अभी इससे स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर। इसको अगर आपको समझना है ना, ध्यान से देखो, इनर स्फीयर को देखो, ये पॉइंट वाली, प्लीज लुक एट दिस पॉइंट and look at the inner sphere. Find out the potential at this point. ये देखो स्क्रीन पे, I want to find potential at this point because of this sphere. तो दिख रहा है ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट स्फीयर के बाहर है ना, इट्स आउटसाइड द स्फीयर ना। कितने डिस्टेंस पे है? कितने डिस्टेंस पे? 2r डिस्टेंस पे है। तो बिकॉज ऑफ द इनर स्फीयर, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी दिस मच। ये देखो k q डिवाइडेड बाय 2r। स्टूडेंट आपको इसमें कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा। क्या करो, खाली इनर स्फीयर देखो, ये देखो ये इनर स्फीयर है, इनर स्फीयर से 2r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मिडिल स्फीयर के ऊपर लिए मैंने ये पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस इनर स्फीयर। इट विल बी k q डिवाइड बाय 2r। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर। अब काम करेंगे, आउटर स्फीयर को देखो और वो पॉइंट को देखो जहां पे पोटेंशियल निकालना है। देखो ये आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर है। आउटर स्फीयर पे दो चार्जेस हैं, एक है माइनस क्यू डैश और बाहर है 2q प्लस क्यू डैश, राइट। ये चार्जेस है आउटर स्फीयर पे। जिस पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल निकालना है ना, वो पॉइंट ये वाली है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है सपोज, ठीक है। सो पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है, तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है ना, ये आउटर मोस्ट स्फीयर, ये पॉइंट कहाँ है? इनसाइड द स्फीयर है। तो आपको याद होगा पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज सेम एज पोटेंशियल ऑन सरफेस। याद है? पोटेंशियल इनसाइड उतना ही होता है जितना पोटेंशियल कहां पे होता है? सरफेस पे होता है। सबसे पहले ये काम करो, माइनस क्यू डैश चार्ज को देखो, सी दिस माइनस क्यू डैश चार्ज। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू डैश चार्ज दिख रहा है,
पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू डैश चार्ज इतना होगा। ये है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू डैश चार्ज ऑन द सरफेस, बट पोटेंशियल ऑन सरफेस एंड इनसाइड सेम ही होता है, इसलिए यहां पे भी वही आएगा पोटेंशियल। और एक चार्ज है ना 2q प्लस क्यू डैश, तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज 2q प्लस क्यू डैश विल बी दिस मच। ये पोटेंशियल कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। सरफेस पे जितना होगा उतना ही अंदर भी होगा ना। ये हो गया पोटेंशियल बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट स्फीयर। लास्ट, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द मिडिल स्फीयर। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ मिडिल स्फीयर। अब मिडिल स्फीयर पे देखो कितना चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है और क्यू डैश चार्ज है, दोनों चार्जेस है ना। तो आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट कहां लग रही है? ये पॉइंट तो सरफेस पे ही है ना मिडिल स्फीयर के। देखो ये माइनस क्यू और क्यू डैश चार्ज है, सो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज विल बी दिस मच, माइनस क्यू बाय 2r। मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट को अभी क्लियरिटी नहीं आ रही होगी। एक सिंपल चीज बता देता हूं, आप जितने भी यहाँ पे चार्जेस है ना, जितने भी 6 सरफेसेस है ना, जितने भी चार्जेस यहाँ पे हैं उनकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है इधर। तो एक्चुअली में 6 टर्म्स बनेंगे, 6 टर्म्स, लेकिन क्योंकि अंदर के स्फीयर पे 0 चार्ज है, मतलब टोटल 5 सरफेसेस पे चार्ज है, पांचों की वजह से 5 टर्म्स बनेंगे एट दिस पॉइंट। क्या करने का? हमेशा एक चार्ज को देखने का, लेट्स से आप माइनस क्यू को देख रहे हो, खाली उसको देखने का और उसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो निकालना है। के माइनस क्यू बाय 2r होगा, लास्ट के क्यू डैश बाय 2r। देखो 5 टर्म्स हो गए, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। These are the 5 terms, these are the potentials because of the 5 surfaces at that point equal to 0। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बालाजी मूपनार बोल रहा है कि सर ये जो माइनस क्यू डैश है वो तो अर्थिंग से निकल जाएगा। देखो बालाजी आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, आपको लग रहा है कि जब किसी चीज को अर्थिंग करते हैं तो पूरा चार्ज निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी चीज को अर्थिंग करते हो ना तो उस चीज का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ दैट थिंग शुड बी 0। तो चार्ज 0 नहीं होना चाहिए उस सरफेस पे, पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो V0 लिखा है मैंने, ऐसा नहीं कि पूरा चार्ज निकल जाता है। वो आपके अप्लायंसेस जो घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें आपने ऐसा सुना होगा कि अर्थिंग करने पे चार्ज पूरा निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली में क्या होता है, अर्थिंग करने पे पोटेंशियल 0 हो जाता है सरफेस का। पोटेंशियल 0 मतलब अब आपको कोई शॉक वगैरह नहीं लगेगा, पोटेंशियल क्योंकि 0 है। पोटेंशियल 0 होता है, ऐसा नहीं कि चार्ज पूरा निकल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो मिडिल स्फीयर था ना, मिडिल स्फीयर तो आइसोलेटेड था, मिडिल स्फीयर को मैंने कोई चार्ज नहीं दिया था। अर्थिंग करने से क्या होगा, कुछ चार्ज अर्थ में से इस स्फीयर के ऊपर फ्लो होगा या स्फीयर में से अर्थ में फ्लो होगा। तब तक फ्लो चालू रहेगा जब तक पोटेंशियल ऑफ अर्थ एंड दिस स्फीयर बिकम सेम, और वो 0 हो जाता है। पोटेंशियल 0 होता है, चार्ज 0 नहीं होता है उसके ऊपर। मेन पॉइंट है पोटेंशियल 0 होना चाहिए। ये देखो ये सारे पोटेंशियल्स मैंने ले लिए, इट शुड बी 0। अब देखो इसमें से के अपॉन आर निकाल सकते हो तुम, के अपॉन आर निकाल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, 0 हो जाएगा। इफ दोज आर इंटरेस्टेड, जिनको लगता है कि हाँ सर हम करेंगे ये, आपको चाहिए तो इसको सॉल्व करो और क्यू डैश निकालो इसमें से, फाइंड क्यू डैश फ्रॉम हियर। कर सकते हो सॉल्व, देखो ट्राई टू फाइंड क्यू डैश। जल्दी फिनिश करो प्लीज, काफी लेंदी हो गया ये। ट्राई टू फाइंड क्यू डैश फ्रॉम दिस।
एक बार आपने क्यू डैश निकाल लिया ना, क्यू डैश वाज अननोन, क्यू डैश निकाला मतलब सारे चार्जेस मिल जाएंगे सारी सरफेसेस पे। एनीबॉडी क्यू डैश कितना आ रहा है? मेरा तो हो भी गया, आपका नहीं हो रहा है अभी? कितना आ रहा है क्यू डैश का वैल्यू? आर यू गेटिंग? सर 4 क्यूब बाय 3। माइनस नहीं आ रहा है? -4 क्यू/3 आएगा ना शायद। हाँ मैंने -4 उसको, क्यू/3 हाँ आएगा। उसको शिफ्ट नहीं किया था उस तरफ, जीरो की उस तरफ शिफ्ट नहीं किया। -4 क्यू/3 आएगा। एक बार क्यू डैश मिल गया ना, तो आप क्यू डैश की वैल्यू डाल दोगे, जहां जहां पे क्यू डैश है उसकी वैल्यू डाल दोगे, तो यू विल गेट अ चार्ज ऑन एवरी सरफेस। इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में आते हैं यूजुअली, जेई और नीट में। ठीक है, आपको अभी लेंदी लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से आ जाते हैं फिर। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन। सो काफी टाइम हमने दे दिया इस चीज को। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी आप एमसीक्यूज ट्राई करो, जो जो डाउट्स निकल रहे हैं आप पूछो भले, इन द लेक्चर्स यू कैन आस्क डाउट्स। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद मैं ना कैपेसिटर्स पे जा रहा हूं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना 50% पूरा हुआ है। नाउ आई विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स याद है थोड़ा बहुत? हम्म, हाँ सर। कैपेसिटर्स पे भी जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटर्स में भी चलो मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लुक एट दिस कैपेसिटर्स टॉपिक, यहां पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आपको सब दिख रहा है अच्छे से जो भी लिखा हुआ है? हाँ, एक बार इसको रीड करो। देखो, रीड करने में आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आ रही है, लग रहा है कि सर ये तो क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, तो आप बोलो, वो मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीड दिस वंस, थोड़ा पढ़ो इसको। हेलो सर। हाँ, सर कंडक्टर मतलब कोई भी चीज, वायर या मेटल पीस। कंडक्टर मतलब मेटल की कोई भी चीज, मेटल का स्फीयर ले लो, मेटल का सिलेंडर ले लो, मेटल की कोई बॉडी ले लो, कोई भी शेप की, मेटल की बॉडी को कहते हैं कंडक्टर। अब जैसे आपने वायर बोला, वायर ले सकते हो, वायर को कहीं कनेक्ट मत कर देना। सपोज आपने एक आइसोलेटेड पीस ऑफ वायर ले लिया, वायर का एक अलग से छोटा सा पीस ले लिया, तो वो कंडक्टर है।
Yes, sir. सर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर वो वाला पॉइंट बताइए। देखो मैंने आपको पहले क्या बताया कि अगर एक सिंगल बॉडी भी लिया ना, तुमने अगर सिंगल बॉडी भी लिया, सिर्फ एक बॉडी, तो उस पे चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल बढ़ता है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस इंक्रीजेस एज चार्ज यू गिवन। ठीक है। अब अगर मैंने दो बॉडी ले ली, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया और दूसरे को उतना ही नेगेटिव चार्ज दिया है, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज दिया ना, इफ यू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस, जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया है उसकी सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करो, वो पोटेंशियल पॉजिटिव में ही आएगा। लेट्स से इट इज V1। दूसरी सरफेस को, दूसरी बॉडी को माइनस क्यू चार्ज दिया है, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल निकाला, लेट्स से वो V2 आ गया। पोटेंशियल ऑन दीज टू सरफेसेस आर V1 एंड V2। तो V1 माइनस V2 करो, मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो, V1 माइनस V2, उसको बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ओवरऑल अगर मैं इसको कैपेसिटर बोल रहा हूं, कैपेसिटर का पोटेंशियल उसको बोला जाता है, V1 माइनस V2 को बोला जाता है। वही लिखा हुआ है। तो यहां पर जो मैंने पॉइंट लिखे ना, Q प्रोपोर्शनल टू V, इसमें जो Q है, इट्स अ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है उसको खाली लिया है Q। V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो जैसे जैसे Q बढ़ेगा, मतलब अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए हमेशा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों के बीच में बढ़ेगा। As Q increases, V also increases। यहां पर आप रिमूव करो प्रोपोर्शनैलिटी और कांस्टेंट डालते हैं C। C जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो शेप, साइज, स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूलाज याद है? देखो ये वाले फॉर्मूलाज नीचे जो गिवन है। अब किसी में कुछ कंफ्यूजन है किसी फॉर्मूला में तो आप बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से उसको। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसका आपको नहीं समझ में आ रहा है, रिवीजन चाहिए, बोलो आप, आई विल एक्सप्लेन। सर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए उसके आसपास कोई चार्ज होना चाहिए क्या, कि बिना चार्ज के भी निकलेगा पोटेंशियल? देखो कुछ चार्ज होगा तभी पोटेंशियल क्रिएट होगा, अगर चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल कहां से क्रिएट होगा किसी को? अगर कोई पॉइंट चार्जेस से इनफाइनाइट दूर है, बहुत दूर है, उसके आसपास कोई चार्ज ही नहीं है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं रहेगा, उसको आर्बिट्रेरी हम लोग जीरो लेंगे पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स जो लास्ट में आपने लिखा है, हाँ, उसमें सिग्मा बाय सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन जीरो, एप्सिलॉन, तो उसका वो कैसा है वही चाहिए ना। ठीक, ठीक, ये देखो आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देखो दो प्लेट्स हैं P1 एंड P2, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है P1 प्लेट पे और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। दिस थिंग इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बराबर। अब इसमें देखो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म अज्यूम किया जाता है, दिस फील्ड इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है। अब यूजिंग गॉस लॉ ओनली, गॉस लॉ को यूज करके देखो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकता हूं। दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, आपको चाहिए तो वो भी मैं करा दूंगा। गॉस लॉ से प्रूफ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो होती है। ठीक है, ये गॉस लॉ से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आता है आप करके देखो, नहीं होगा तो आप मुझे बोलो, मैं कर दूंगा। ठीक है, ये तो चलो मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पे सपोज पोटेंशियल V1 है, पोटेंशियल ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज V1 और नेगेटिव प्लेट पे पोटेंशियल V2 है। ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में
दोनों प्लेट्स के बीच में मैं ऐसे दो पॉइंट्स ले रहा हूं, देखो ये वो दो पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो dr है, dr इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट dr, याद है dv इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, e इंटू dr, ठीक है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना, ठीक है, तो आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स मिलेगा। इफ यू वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, v1 माइनस v2 फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी v with the limits this one v1 to v2, सपोज v1 से v2 ले आए लिमिट्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोनों प्लेट्स के बीच में वो यूनिफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन से उसको बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dr आएगा खाली। dr क्या है, dr इज अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dr से आपको ये स्मॉल d मिल जाएगा, स्मॉल d विल कम, इंटीग्रेशन ऑफ dr विल बी स्मॉल d। माइनस साइन भी आप रख सकते हो, तो पोटेंशियल डालने के बाद ऐसा आएगा v2 माइनस v1 माइनस ed। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि v2 छोटा है v1 से, v2 माइनस v1 अगर नेगेटिव आ रही है मतलब v2 छोटा है v1 से, इसको उल्टा कर दो v1 माइनस v2 हो जाएगा इक्वल टू ed। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना बिटवीन टू प्लेट्स, इट इज डिनोटेड बाय v सिंबल डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू e। ये देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होती है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब ऐसी फॉर्मूला आराम से बन सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब क्लियर है ये फॉर्मूला, थोड़ा बहुत आइडिया मिला कैसे करना है? यस सर। ऐसे हर चीज प्रूफ होती है फिजिक्स में, थोड़ा ध्यान रखो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये पेज क्लियर है पूरा? इसमें अगर कुछ नोट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जल्दी से नोट कर लो। ये पूरा पेज आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना अभी, कैपेसिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जो कैपेसिटर आपको मालूम है, सबसे बेसिक कैपेसिटर जो मालूम है वो ये है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपने पढ़ा है, दो पैरेलल प्लेट्स ली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट कैपेसिटर स्फेरिकल भी होता है। जेई और नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, स्फेरिकल दो और होते हैं, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल, और दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर पे आ जाते हैं सबसे पहले। ये देखो, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू स्फीयर्स। देखो, ये एक इनर स्फीयर है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, और एक आउटर स्फीयर जिसको उतना ही नेगेटिव चार्ज गिवन है, माइनस क्यू। तो देखो, एक को पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे को नेगेटिव चार्ज है, उतना ही इक्वली। अंदर का जो स्फीयर है उसका रेडियस सपोज r1 है, जो बाहर का स्फीयर है उसका रेडियस r2 है। डेफिनेटली r2 इज ग्रेटर देन r1। ठीक है, तो ये जो दोनों स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों प्लेट्स की जगह पे हैं, इन प्लेस ऑफ टू प्लेट्स, दो प्लेट्स की प्लेस पे दो स्फीयर्स हैं। अब ये कैपेसिटर है बेसिकली। अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, हाउ मच इज अ सी, कैपेसिटेंस कितना है, तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस इज आल्सो गिवन बाय Q बाय V, ये तो आपको मालूम है, Q अपॉन V से भी कैपेसिटेंस मिलता है, पर ये भी फॉर्मूला है। आपको चाहिए तो मैं ये डिराइव करके दिखा देता हूं 2 मिनट में, ठीक है। पहले आप देख लो, 4 पाई एप्सिलॉन 0। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, ऊपर है, न्यूमरेटर में है। इट इज नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन द मल्टीप्लीकेशन। 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 into r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। आपको याद होगा कि r2 ग्रेटर देन r1 है, isn't it? r2 is greater than r1, so r2 माइनस r1 पॉजिटिव आएगा। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव कैपेसिटेंस नहीं होती है कुछ भी। ठीक है, सो
फॉर्मूला तो आपके सामने है, बट डेफिनेटली एक छोटा डाउट आएगा कि सर अगर ये फॉर्मूला डिराइव करनी हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको डिराइव। ठीक है, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सी डू इट, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। ये आपका पॉजिटिव स्फीयर है, हाँ, R1 रेडियस का। सपोज इसकी जो यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V1। ठीक है, फिर आपके बाद नेगेटिव स्फीयर भी है ये वाला, इस पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द नेगेटिव स्फीयर इज लेट्स से V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ V1 माइनस V2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस बना रहा हूं मैं, दिख रहा है। अब देखो इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स ले ली, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं जैसे थोड़ी देर पहले मैंने किया था, वही कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो dr है, dr इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो E है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर इज E, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पहले मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेता हूं। ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है, इज इट आउटसाइड द इनर स्फीयर ना, ये पॉइंट जो है वो इनर स्फीयर के आउटसाइड है ना ये पॉइंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा K इंटू चार्ज ऑन द इनर स्फीयर डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस अब स्मॉल r है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, सो K Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। This is the electric field. This is the electric field at this point because of the inner sphere. ठीक है, आउटर स्फीयर की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि याद होगा ये आउटर स्फीयर को देखो, फॉर दिस आउटर स्फीयर ये जो पॉइंट है वो इनसाइड हो गई ना, इनसाइड पॉइंट पे E 0 होता है, आउटर स्फीयर की वजह से कुछ नहीं होगा, इनर स्फीयर की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है K Q बाय R स्क्वायर, R ये डिस्टेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब देखो ये याद है माइनस ऑफ ई डी आर करो, इट विल बी डीवी, इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी विल बी वी, लिमिट्स हम लोग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे लिखो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, के क्यू बाहर जाएगा, कांस्टेंट है वो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर डी आर है ना, कर सकते हो आप, करो इंटीग्रेशन, ये आएगा -1/r आएगा। सॉल्व दिस इंटीग्रेशन ऑफ dr डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये आएगा -1/r आएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस के क्यू 1/r। अब खाली लिमिट्स डालना बाकी है स्टूडेंट। देखो सपोज तुम इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ बढ़ रहे हो, यू आर गोइंग दिस वे, तो पोटेंशियल विल चेंज फ्रॉम V1 टू V2 ना, पोटेंशियल आप ये लो V1 से V2 की लिमिट्स, अभी देखो स्मॉल r की भी लिमिट्स डालनी होगी ना, स्मॉल r ये है देखो, तो जब तुम इनर स्फीयर से चालू करोगे तो स्मॉल r की वैल्यू इतनी हो जाएगी, इतनी, दैट इज R1, स्मॉल r ऐसे चेंज होगा R1 से R2। ठीक है, तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा, K की वैल्यू ये डालो Q, और यहां पर लिमिट्स डालो 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, अब देखो क्लियर, हाँ, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो और इसमें से क्या करो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड C, Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड C। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे V1 शुड बी ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2 होगा ना, या तो नहीं, एक काम करो ना, मुझे मालूम है नेगेटिव आ रहा है, एक काम करो ना, यहाँ पे आपका सुनो, यहाँ पे जो है R2 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1 है ना, इसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करो, सबको ये आएगा R1 इंटू R2, ऊपर आएगा R1 माइनस R2, बराबर। आपको ये खुद समझना चाहिए ना कि R1 माइनस R2 निगेटिव होगा, R1 इज अ इनर स्फीयर, R2 इज आउटर, तो R1 माइनस R2 निगेटिव होगा। यहां से आप एक काम करो, अभी पहले माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक, माइनस साइन कॉमन,
मेक इट R2 माइनस R1, इसको R2 माइनस R1 अभी बना लो, तो माइनस यहाँ दूसरी तरफ शिफ्ट करो, ये हो जाएगा V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 को आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखो बिटवीन टू स्फीयर्स, आ जाएगी फॉर्मूला। प्लीज यहाँ पे R1 माइनस R2 नहीं होना चाहिए, यू शुड हैव R2 माइनस R1 ओवर हियर। तो टेक -1 कॉमन, इसको V1 माइनस V2 कर दो, इसको मेक इट V1 माइनस V2। देखो ऐसे करके आपकी फॉर्मुलास बन जाएंगी। थोड़ा बहुत क्लियर है कैसे करना है? Yes, Clear? sir. So, आज हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स तक ही किया है, अप टू हियर वी आर डन। इसमें अभी भी कुछ डाउट है तो आप कल लेक्चर में बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस, ओके। इस कैपेसिटर भी काफी बड़ा टॉपिक होता है, इसमें एटलीस्ट इट विल टेक 2 more hours, 2 घंटे और लगेंगे इसको समझने में पूरा। आफ्टर 2 lectures दिस विल गेट ओवर, ओके। कुछ डाउट है तो भले आप पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो, बट प्लीज थोड़ा एमसीक्यू स्टार्ट कर दो इसके प्लीज, ओके। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। Hello, sir. कुछ डाउट है तो बोलो। सर Nothing? ये जो स्पेरिकल